चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पे ये दो नेटवर्क दिए और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलिए पहले ये जो नेटवर्क दिया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे किसी भी नेटवर्क में एक बात याद रखिए कि आप उसका शेप मत देखिए, उसका कनेक्शन दरअसल क्या है ना वो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ये 1 और 1 ओम सीरीज में दिख रहे हैं और यहाँ पे ये 2 और 2 ओम सीरीज में दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो 1 और 1 सीरीज में वो हो जाएंगे 2 ओम और नीचे ये 2 और 2 सीरीज में है तो ये हो जाएगा 4 ओम। ऐसा हर एक में हो जाएगा। आप देखिए हर एक में वही है, 1 और 1, 1 और 1, 1 और 1 और नीचे 2 2 2 इस तरह से, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इस लूप में 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, ठीक है। अगर 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये आप इक्वेशन जानते हैं, 2 इंटू 4 अपन 2 प्लस 4 करना होता है तो ये 8/6 होगा यानी कि 4/3 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक लूप है ना इसमें आपको 4/3 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस तरह से हर एक लूप दरअसल 4/3 ओम का हो गया, राइट। ये हर एक लूप दरअसल 4/3 ओम का हो गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 4/3 4/3 4/3 इस तरह से मिल रहा है तो ये तो सीरीज हो गया सभी 4/3 का, राइट। तो अगर ये सीरीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे नेटवर्क का वो हो जाएगा R इजकल टू 4R डैश, जहां पे R डैश यानी कि ये जो हमने 4/3 लिया था वो 4 इंटू 4/3 यानी कि 16/3 यानी कि ये हो जाता है 5.3 ओम। इस पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.3 ओम। अब देखिए ये जो दूसरा नेटवर्क आपको दिया है वो तो बिल्कुल सिंपल सा है। ये आप देख पा रहे हो कि सीधा सा सीरीज कनेक्शन दिख रहा है। ये आप शेप पे मत जाइए, कनेक्शन देखिए, आप देख रहे हो ये पूरा सीरीज ही है और कुछ नहीं है। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5R और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। ये आर एस इजगल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर 5 टाइम्स आर, दैट मीन्स कि आर एस इजगल टू क्या हो जाएगा 5R ओम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 34। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम 12 वोल्ट ऑफ सप्लाई with internal resistance 0.5 ohm by the infinite network shown in the figure. Each resistor has 1 ohm of resistance. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस तरह से एक इनफाइनाइट नेटवर्क दिया गया है, मीन्स कि ये जो आप देख रहे हो कि इस तरह से रेजिस्टेंस ये सी शेप में ऐसे आगे जुड़ते ही जा रहे जुड़ते ही जा रहे जुड़ते जा रहे, ऐसे इनफाइनाइट तक ये पूरा नेटवर्क बनाया गया है। तो अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 12 वोल्ट का सप्लाई लगाते हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है तो आपको यह बताना है कि इसमें से कितना करंट ड्रॉ होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना पड़ेगा। इस नेटवर्क का पहले रेजिस्टेंस पता हो तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में इस तरह के इनफाइनाइट नेटवर्क का रेजिस्टेंस फाइंड करना वही इंपॉर्टेंट बात है, तो वही हम यहां पे फाइंड करेंगे। चलिए इसके लिए पहले एज्यूम कर लीजिए कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स इनका नाम है P एंड Q। तो आपको दरअसल इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस सपोज के RPQ हम नाम दे देते हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। अब आप जरा इस नेटवर्क को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो नेटवर्क है वो इस तरह से सी शेप में 1 ओम के 3 रेजिस्टर जोड़ के बना हुआ है। अब देखिए ये सी शेप हो गया, फिर वापस सी शेप, वापस सी शेप, इस तरह से बहुत सारे सी शेप आप इनफाइनाइट तक सोच सकते हो, राइट। मैं आपको जरा ये अलग फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूं। देखिए ये है हमारे पॉइंट्स P और Q, राइट, और इनके बीच में इस तरह से आप देखिए ये सी शेप हो गया और इस सी शेप में आप देख पा रहे हो कि 1 ओम के 3 रेजिस्टर, ये 1 ओम, ये 1 ओम और ये भी 1 ओम के 3 रेजिस्टर जुड़े हुए हैं। फिर वापस इसके साथ एक और सी शेप इस तरह से जुड़ा हुआ है, राइट।
यहाँ पे भी ये 1 ओहम, यहाँ पे भी ये 1 ओहम और यहाँ पे भी ये 1 ओहम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस तरह से आप इस सी शेप के बहुत सारे यूनिट जोड़ते जाइए। ये जो 3 रजिस्टर है ना, इनको मैं एक यूनिट कह रहा हूं। तो इस तरह से आप सी शेप के 1 ओहम वाले यूनिट्स जोड़ते जाइए और इस तरह से आप इनफाइनाइट तक चले जाइए। राइट, तो जो बन रहा है वो ये नेटवर्क है, समझिए। तब जो बन रहा है वो है ये नेटवर्क, जो कि हमारे P और Q पॉइंट के बीच में है, ये P और Q पॉइंट। ठीक है, अब एज्यूम कीजिए कि जो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है P और Q के बीच में, वो रेजिस्टेंस है RPQ। ठीक है, RPQ। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। अब जरा देखना, यहां पे मैं C और D पॉइंट दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। मैं जरा इसका 2 पार्ट करके आपको दिखाता हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। ये हो गया एक पार्ट, जहां पे ये जो है वो C और D पॉइंट है। ठीक है, ये है C पॉइंट और ये D पॉइंट। अब समझिए, सपोज कि ये जो C और D पॉइंट है, इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है RCD। राइट, अब समझिए कि मैंने ये जो नेटवर्क है वो इस C शेप से अलग कर दिया है। मैं जरा ये जो C शेप अलग किया ना, उसको भी दिखा देता हूं। इस तरह से देखिए, यहां पे है हमारा ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और दरअसल ये दोनों यहां पे इस तरह से जुड़े हुए थे। मैंने उसको अलग कर दिया और जो पॉइंट मुझे मिले इसको मैंने नाम दे दिया C और D, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूं RCD। ऑलराइट, वहां पे P और Q पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको तो हमने कह रखा है कि भाई ये RPQ होगा। ठीक है, अब समझिए, अभी मैंने सिर्फ एज्यूम किया, मैंने ये दरअसल काटा नहीं है। हम ऐसे एज्यूम करें कि मैं इसको अगर अलग कर दूं यहां से, तो यहां पे इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो RCD हो जाएगा। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर ये जो RPQ है वो रेजिस्टेंस अगर X है, X ओहम, तो ये जो RCD है वो कितना हो जाएगा? सोचिए, ये RCD रेजिस्टेंस कितना होगा? ये भी X ओहम ही होगा। कोई डाउट है क्या? सोच के देखिए आप। देखिए, यहां से इस तरफ इनफाइनाइट नेटवर्क है, राइट? तो यहां C और D पॉइंट से भी इस तरफ इनफाइनाइट नेटवर्क ही है कि नहीं? आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे कह सकते हो कि अगर ये इनफाइनाइट है तो ये इनफाइनाइट प्लस 1 नेटवर्क है। तो इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट ही होगा ना, है कि नहीं? अगर यहां पे इनफाइनाइट यूनिट जुड़े हुए हैं तो यहां क्या है? इनफाइनाइट प्लस एक और यूनिट। तो इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा ना। तो अगर इनफाइनाइट के बीच का जो रेजिस्टेंस है RCD वो X है, तो इनफाइनाइट प्लस 1 का भी रेजिस्टेंस क्या होगा? X। या फिर उल्टा बोलो कि अगर यहां पे इसको आप इनफाइनाइट कह रहे हो तो इसका रेजिस्टेंस अगर X है तो इनफाइनाइट माइनस 1 में भी कितना हो जाएगा? X ही हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि C और D के बीच में X जितना रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब दरअसल सर्किट किस तरह से, नेटवर्क किस तरह से कि C और D के बीच में ये एक और यूनिट 1 ओहम का जुड़ा हुआ है ना? ये 1 ओहम का जुड़ा हुआ है, और तब जाके आपको ये P और Q पॉइंट जो है, आखिरी P और Q पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर को मैं अलग से दिखाने जा रहा हूं। याद रखिएगा कि ये जो C और D पॉइंट है, इसके बीच का रेजिस्टेंस RCD हमने X जितना एज्यूम किया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस फिगर को देखिए। ये दरअसल वही सर्किट मैंने दिखाई हुई है। यहाँ पे ये P और Q पॉइंट, और ये यहाँ पे C शेप, और यहां से ये C और D के बीच में जो हमने RCD बताया था वो RCD की वैल्यू है X। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है RPQ इजकल टू RCD इजकल टू X। सही है, तो ये जो दो पॉइंट हैं वो हमारे C और D पॉइंट हो गए,
और ये जो 2 पॉइंट है वो हो गए P और Q पॉइंट, और यहाँ पे हमने इसको जोड़ के दिखाया है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली वही पुराना नेटवर्क ही है P और Q पॉइंट वाला, जिसमें इनफाइनाइट तक रेजिस्टेंस थे, लेकिन हमने इसमें से इसको एक अलग करके उसका रेजिस्टेंस X कह दिया। अब समझिए ये सर्किट किस तरह से है। अब देखिए ये X और 1 ओम पैरेलल में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1। ठीक है, और ये 1 ओम तो ऑलरेडी है। तो फिर आप P और Q के बीच में रेजिस्टेंस आप क्या कह सकते हो, समझिए ये 1 ओम और ये X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1, ये और 1 ओम ये तीनों सीरीज में है। तो यहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस X इंटू 1 अपॉन X प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये हो जाता है दरअसल X अपॉन X प्लस 1 प्लस 2। तो ये 2 प्लस X अपॉन X प्लस 1। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि RPQ यानी भी X ही होता है ना, RPQ क्या क्या कहा है हमने, वो भी X ही है। तो ये लिख लिया यहाँ पे X। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये हो जाता है X इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 2x प्लस 1 प्लस x। तो इसे सॉल्व कीजिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इजकल टू 0। अब इसको आप कंपेयर कर लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 से, तो आपको a इजकल टू मिल रहा है यहाँ पे 1, b इजकल टू मिल रहा है आपको माइनस 2 और c इजकल टू मिल रहा है आपको माइनस 2। ठीक है, तो इसमें से आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, ये डेल्टा इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाता है 4 प्लस 8 यानी कि 12, तो डेल्टा हो गया 12। ठीक है, तो रूट डेल्टा हो जाएगा 2 रूट 3। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, मैं यहाँ पे एक करेक्शन कर लेता हूँ, ये माइनस 2 प्लस और माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, राइट। अब इसमें सोचिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 2 रूट 3 ले लीजिए आप। अगर ये माइनस 2 रूट 3 लेते हो तो ये 2 माइनस 2 रूट 3 ये माइनस में चला जाएगा, यानी कि पूरा आंसर जो है माइनस में चला जाएगा। अब x यानी कि रेजिस्टेंस वो माइनस तो होगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे माइनस सोचना गलत रहेगा, तो हम इसको प्लस ले लेते हैं। चलिए, अब अगर ये प्लस लेते तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस रूट 3, 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 3 यानी कि 1.732। तो ये हो जाता है 2.732। x की वैल्यू आपको मिल गई 2.732। अब ये x यानी क्या, दरअसल x यानी वही p और q के बीच का रेजिस्टेंस। भाई c और d का भी रेजिस्टेंस x आ रहा था और p और q का भी रेजिस्टेंस x ही आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, आप समझिए। देखिए ये इनफाइनाइट लूप है, तो इसमें आप एक यूनिट सी शेप का एक यूनिट आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, उससे जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो तो बदलने वाला नहीं है ना। तो RPQ आपको मिल रहा है 2.732। अभी हमारा आंसर बाकी है, क्योंकि अब हमें इसमें से पास होने वाला करंट फाइंड करना है। तो चले आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इस सर्किट को आप इस तरह से सोच सकते हो, देखिए ये हो गया हमारा P और Q पॉइंट, ठीक है, ये P और Q पॉइंट, और जिसके बीच में ये X रेजिस्टेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे ये है बैटरी और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो इस तरह से इसमें करंट पास हो रहा है। तो अब आपको पता है कि ऐसी सर्किट के लिए करंट का इक्वेशन ही है एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यहाँ पे कैपिटल R की जगह पे है x, तो x प्लस स्मॉल r। अब वैल्यूज है हमारे पास, ये 12 है, ये 2.732 है और ये 0.5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमें करंट मिल जाता है कितना, I इजकल टू 3.713 एम्पियर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दरअसल इस क्वेश्चन में करंट फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये जो इनफाइनाइट लूप है ना, इसको सॉल्व करना यही इंपॉर्टेंट बात थी। आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर आपको इस तरह से इनफाइनाइट लूप या फिर कहें कि इनफाइनाइट नेटवर्क दिया जाए, तो आपको यही प्रोसीजर यूज करनी है। आपको इसमें कौन से यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पे सी शेप के यूनिट थे, तो ऐसे कौन से शेप के यूनिट कंटिन्यूसली जुड़े वो फाइंड करना है, और उसमें इनफाइनाइट प्लस 1 यूनिट ऐड करना है, और फिर
रेजिस्टेंस दोनों का सेम कहना है। जैसे कि हमने आर पी क्यू इजकल टू आर सी डी इजकल टू एक्स कहा था, इस तरह से एक्स कहना है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से जो एक्स मिलेगा वो आपका रेजिस्टेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35। यहां पे फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विथ ए सेल ऑफ 2 वोल्ट। यहां पे देखिए ये पोटेंशियोमीटर की सर्किट दी है और ये 2 वोल्ट का ईएमएफ वाला सेल है। यहाँ पे द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.4 ओम। ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, पास में लिख दिया है सिर्फ। मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर वायर ए बी। ये रजिस्टर वायर ए बी, मैं यहाँ पे इसको जरा ठीक से डिस्प्ले कर देता हूं। ये है रजिस्टिव वायर ए बी, ये जो है वो रजिस्टिव वायर है रेड कलर का, ठीक है। अ स्टैंडर्ड cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt gives a balance point at 67.3 centimeter length of the wire. To ensure very low currents drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohms is put in series with it. अब देखिए यहाँ पे ये है एक स्टैंडर्ड सेल, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड सेल है इसके लिए आपको वैल्यू दे दी है 1.02 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ 1.02 वोल्ट है। अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हो, 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ताकि क्या है कि इसमें से ज्यादा करंट पास ही ना हो पाए। राइट, ओके, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू अ बैलेंस पॉइंट, विच इज शॉर्टेड क्लोज टू ए बैलेंस पॉइंट। यहां पे इसके ऊपर एक स्विच रखी हुई है जिससे आप इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। समझिए, आप इस स्विच को ऑन कर दीजिए तो ये पूरा जो रेजिस्टेंस है ना बाईपास हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप स्विच ऑन कर देते हो तो ये कंडक्टर बन जाता है, यानी कि पूरा करंट जो है फिर कंडक्टर में से पास होगा, रेजिस्टेंस में से क्यों पास होगा। इसको कहते हैं कि आपने रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया, या फिर कहें कि रेजिस्टेंस को आपने शॉर्ट कर दिया, यानी कि बाईपास कर दिया, ठीक है। अब which is shorted close to the balance point. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF epsilon, and the balance point is found similarly turns out to be at 82.3 centimeter length of wire. Then what is the value of epsilon? देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा सेल लगाया जाता है जिसका EMF हमें पता नहीं है, जो कि है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन ईएमएफ के साथ जब यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड किया जाता है, यानी कि बैलेंस पॉइंट फाइंड किया जाता है, तो वो 82.3 सेंटीमीटर पे मिलता है। देखिए ये 82.3 सेंटीमीटर पहले कहाँ मिल रहा था, 67.3 सेंटीमीटर पे, अब मिल रहा है 82.3 सेंटीमीटर पे। इसको मैं लिख लेता हूं। देखिए जो 1.02 वोल्ट का जो ईएमएफ है, जिसको मैं एप्सिलॉन 1 नाम दे रहा हूं, उसके लिए आपको जो लेंथ मिल रही है L, दैट इज 67.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरा है एप्सिलॉन 2, जिसके बारे में हमें पता नहीं वो एप्सिलॉन है, तो इसके लिए आपको लेंथ मिल रही है L2, और वो है कितनी, 82.3 सेंटीमीटर। देखिए यहां पे एक बात बता दूं कि ये जो 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस बताया और ये स्विच बताइए वगैरह वगैरह, ये सब कुछ प्रैक्टिकल के वक्त काम लगता है, तब उसके लिए इसको रखना पड़ता है ताकि इस सेल में से ज्यादा करंट पास ना हो। बट अल्टीमेटली किया क्या जाता है कि पहले इस रेजिस्टेंस को रख के नल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली फाइंड किया जाता है, यानी कि जो बैलेंस पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली फाइंड किया जाता है। फिर बैलेंस पॉइंट को एकदम प्रिसाइज वे में लेने के लिए इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, राइट। क्योंकि जब नल पॉइंट मिल गया, बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो तब करंट पास हो ही नहीं रहा होगा, ऑलमोस्ट नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे में इसको शॉर्ट सर्किट कर दे तो बैटरी में से कोई ज्यादा करंट पास नहीं होगा, तो इसको शॉर्ट सर्किट करके फिर बैलेंस पॉइंट बाद में लिया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि जब यहाँ पे एक्यूरेटली बैलेंस पॉइंट आ जाता है, तब ये रजिस्टर दरअसल सर्किट में होता ही नहीं, क्योंकि आपने स्विच ऑन कर दिए तो ये बाईपास हो गया है, ठीक है। तो हमें तो इसको सोचना भी नहीं, हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम की बात तो यह है कि पहले आपने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेल रखा, तो यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया आपको 67.3 सेंटीमीटर पे, और फिर आपने यहाँ पे एप्सिलॉन ईएमएफ रखा तो आपको नल पॉइंट मिल गया 82.3 सेंटीमीटर पे। तो आपको एप्सिलॉन फाइंड करना है। अब इसके लिए सिंपल सा इक्वेशन ही है हमारे पास,
एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 यानी कि 1.02 और एप्सिलॉन 2 यानी कि एप्सिलॉन, ये L1 यानी कि 67.3 और ये 82.3। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको ये एप्सिलॉन मिल जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 1.247 वोल्ट। तो यानी कि जो अननोन ईएमएफ आपने जोड़ा था उसका ईएमएफ है 1.247 वोल्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। अब इसमें देखिए कि ये क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक वही का वही है, जो कि 35 में था वही है, यहां से लेके यहां तक वही है, सिर्फ लास्ट लाइन बदल रही है। What purpose does the high resistance of 600 किलो ओम हैव? यानी कि उस सर्किट में जो 600 किलो ओम का रेजिस्टेंस था उसका पर्पस क्या था। देखिए ये बात ऑलरेडी हम कर चुके कि जब हम ये 600 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस रखते हैं तो क्या होता है कि इस सर्किट में से, इसको सेकेंडरी सर्किट बोलते हैं, तो इस सेकेंडरी सर्किट में से हाई करंट पास नहीं होता है, इससे गैलोमीटर जो है ना वो डैमेज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे वही रीजन लिखा है, पर्पज ऑफ कनेक्टिंग हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी सर्किट इज टू रिड्यूस द करंट थ्रू द गैलोमीटर व्हेन मूवेबल कॉन्टेक्ट, दैट मीन्स जॉकी की इज फार फ्रॉम द बैलेंसिंग पॉइंट। देखिए ये जो बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ पे मिलता है आपको, तो वो ऐसे तो सीधा तो आपको पता नहीं कि यहाँ पे है, तो आपकी जॉकी की यहाँ से यहाँ घूम रही होगी, ठीक है। तो जब यहाँ पे है या यहाँ पे है जॉकी की, उस दौरान इसमें से हाई करंट पास हो सकता है। तो अगर हाई करंट पास होता है तो गैलोमीटर को डैमेज कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस रखा हुआ है हाई वैल्यू का, तो हाई करंट पास ही नहीं होगा, तो उससे क्या है कि ये गैलोमीटर डैमेज नहीं होगा। तो ये हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस रखने का पर्पज यही है कि इस सेकेंडरी सर्किट में से हाई करंट पास ना हो और गैलोमीटर डैमेज ना हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये क्वेश्चन भी यहां से लेके यहां तक वही है, जो 35 36 में था वही है, सिर्फ इसमें लास्ट लाइन चेंज हो रही है। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम्स? नो, नॉट एट ऑल भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा बैलेंस पॉइंट को। देखिए यहां पे ये जो 600 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है वो आप रखें या ना रखें, बैलेंस पॉइंट जहां पे मिलता है वहीं पे मिलेगा, क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट मिल रहा है तब इसमें से करंट पास ही नहीं हो रहा। अब करंट पास नहीं हो रहा तो 600 किलो ओम्स है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है उससे, राइट। यानी कि बैलेंस पॉइंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए तो हम ये डाल पा रहे हैं। हम अगर 600 किलो ओम्स डालते हैं और अगर बैलेंस पॉइंट बदल जाता है तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पे आंसर भी वही दिया हुआ है, नो, बिकॉज बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन द सेकेंडरी सर्किट of the potentiometer, potential gradient existing on potentiometer wire does not change and so the balancing length does not change। तो इससे बैलेंसिंग पॉइंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं 38 में भी देखिए क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक वही सेम है, इसके बाद की लाइन बदल रही है, वो पढ़ते हैं हम। देखिए, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt, यानी कि ये जो EMF है वो हमने अभी 2 वोल्ट लिया ना, अगर ये 2 वोल्ट की जगह पे 1 वोल्ट होता तो क्या ये सर्किट काम कर पाती, क्या ये हमारा जो पर्पस है मेथड जो है वो काम कर पाती। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए आप। देखिए यहाँ पे ये 2 वोल्ट का EMF और 0.4 ओम का रेजिस्टेंस रखा हुआ है आपने पहले, और ये जो है वो रेजिस्टिव वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि यहाँ से ऐसे करंट पास होगा, राइट, इस रेजिस्टिव वायर में से भी ऐसे करंट पास होगा, ठीक है। मैं इस रेजिस्टिव वायर को ऐसे रेड लाइन से बता देता हूँ, ये है हमारा रेजिस्टिव वायर। तो यहाँ पे अभी ए और बी पॉइंट के बीच में, देखिए ये जो ए और बी पॉइंट है इसके बीच में आपको ऑलमोस्ट 2 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे EMF 2 वोल्ट का है तो ये 2 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, थोड़ा सा कम होगा क्योंकि इसमें 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। एनीवेज, अब यहाँ पे आपको नल पॉइंट क्यों मिला है, यहाँ पे आपको बैलेंस पॉइंट क्यों मिला है, क्योंकि जब आपको यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिलता है तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में
यहां पे जो ईएमएफ रखा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हमें कहा गया है कि यहां पे ईएमएफ कितना रखा गया है, 1.02 वोल्ट का ईएमएफ, राइट। ये जो सेकेंडरी सेल है वो 1.02 वोल्ट का ईएमएफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको यहां पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, मैं इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं, ये है सी पॉइंट। तो जब आपको सी पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है यानी कि नल पॉइंट मिल रहा है, तब ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस सेकेंडरी सेल जितना ही होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये 1.02 वोल्ट होगा। ए और सी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस सेल के वोल्ट जितना ही होगा, यानी कि 1.02 वोल्ट होगा। तभी तो गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रहा, तभी तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा। यही है ना, यहां पे भी 1.02 वोल्ट और यहां भी 1.02 वोल्ट, यानी कि गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, अब सोचिए कि अगर आप यहां पे इस 2 वोल्ट को घटा के 1 वोल्ट कर देते हैं तो क्या होगा। अगर ये 1 वोल्ट है तो यहां पे ए और बी पॉइंट के बीच में आपको 1 वोल्ट से भी कम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। समझ रहे हो आप, क्योंकि यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस है तो यहां पे ए और बी पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट से भी कम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो फिर आप 1.02 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप कहां से लोगे, मींस ए और सी पॉइंट ऐसा कहां से ढूंढोगे जहां पे आपको पोटेंशियल ड्रॉप 1.02 वोल्ट मिल रहा हो, क्योंकि ए और बी पॉइंट के बीच में ही 1 से कम पोटेंशियल ड्रॉप है। तो अगर आप ये जॉकी की बी तक भी टच कर देते हो तो भी आपको ए और जॉकी की के बीच में 1 वोल्ट से कम ईएमएफ कम पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा। तो ऐसे में बैलेंस पॉइंट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे तो 1.02 वोल्ट है और यहां पे ए से लेके बी पॉइंट के बीच में भी आपको 1 से कम पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। तो फिर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताएगा ही नहीं, यानी कि इस हालत में आप नल पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब हमेशा ये जो प्राइमरी बैटरी है उसका ईएमएफ ये सेकेंडरी बैटरी या फिर सेकेंडरी सेल से ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं चल सकता। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ईएमएफ ऑफ द ड्राइवर सेल must be greater than the EMF in the secondary सर्किट। यहां पे सेकेंडरी सर्किट में आप जो भी ईएमएफ लेते हो उससे इस ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है वो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं कहूंगा आपको कि आप ये जो आंसर यहां पे दिया हुआ है इसको पूरा इग्नोर कीजिए, ये इसका आंसर ही नहीं है। दरअसल ये एक अलग क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि अगर ये जो सेल लिया हुआ है ड्राइवर सेल, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो अगर चेंज किया जाए तो क्या बैलेंस पॉइंट चेंज होगा कि नहीं। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, अगर ये ड्राइवर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो चेंज कर दिया जाए तो क्या जो आपको बैलेंस पॉइंट मिलता है वो बैलेंस पॉइंट की जगह बदल जाएगी कि नहीं। और आंसर है हाँ, बदल जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पास इक्वेशन है एप्सिलॉन 1 इक्वल टू के एल 1। आपको याद होगा कि यहां पे ये जो के है ना इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का इक्वेशन आपको याद होगा एप्सिलॉन रो अपॉन आर प्लस एल रो प्लस आर, राइट। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये जो ड्राइवर सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे आ रहा है। अगर आप इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बदल देते हो तो ऑब्वियसली ये आर बदल जाएगा। अगर ये आर बदल जाता है तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगा। अब क्योंकि ये के एल जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो अगर ये के की वैल्यू कम हुई तो L1 की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर के की वैल्यू बढ़ गई तो L1 की वैल्यू कम हो जाएगी। इन शॉर्ट कि अगर आपने इंटरनल रेजिस्टेंस बदला तो ऑब्वियसली आपको जो नल पॉइंट जहां पे मिल रहा है, बैलेंस पॉइंट जहां पे मिल रहा है, वो लेंथ बदल जाएगी। सो यहां पे लिखा है कि एज आर चेंजेस L1 हैज टू चेंज, सो बैलेंस पॉइंट विल बी अफेक्टेड। तो इस तरह से ये बिल्कुल अलग ही क्वेश्चन का आंसर है।
चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए वही क्वेश्चन वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें जो लास्ट लाइन है वो बदल रही है। चलिए वो देखते हैं। यहां तक सब कुछ सेम है। देखिए यहां भी, यहां तक ये सेम है, ठीक है। अब आगे क्या चेंज है समझिए। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट यानी कि 10⁻³ वोल्ट, सच एज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ ए थर्मोकपल? इफ नॉट, हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? यानी कि देखिए अभी तक हम यहाँ पे 1.02 वोल्ट का जो ईएमएफ है उसको मेजर कर रहे थे, राइट। लेकिन अगर ये ईएमएफ बहुत ही छोटा हो, मिली वोल्ट का हो, 10⁻³ वोल्ट के आसपास हो, तो ऐसे में क्या इस सिस्टम से आप उसका ईएमएफ डिटरमाइन कर पाओगे? अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो आप इसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे? भाई ऑब्वियस सी बात है कि इतना छोटा ईएमएफ तो आप मेजर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब क्या होगा कि ये जो नल पॉइंट है ना वो ए के बिल्कुल पास होगा। आप समझिए, एक सीधी सी बात मैं आपको समझाता हूं। जब आप यहां पे 1.02 वोल्ट लेते हो तब आपको यहां पे नल पॉइंट मिलता है, यहां पे बैलेंस पॉइंट मिलता है। इसका मतलब ये हो कि यहां से लेके यहां तक ऑलमोस्ट 1.02 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट, ये जो सी पॉइंट है इसके बीच में 10 हिस्से कर लीजिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो मैंने यहां पे टोटल 10 डिवीजन बना दिए। अब आपको ए और सी पॉइंट के बीच में ऑलमोस्ट 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, ठीक है। तो किसी भी एक डिवीजन में आपको 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। आप समझ रहे हो? यहां पे ये एक डिवीजन ले लीजिए तो आपको इसमें 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे एक ऐसा सेल लेता हूं जिसका ईएमएफ है 0.1 वोल्ट, कितना? 0.1 वोल्ट, तो मुझे नल पॉइंट यहां पे मिलेगा, बैलेंस पॉइंट जो है यहां पे मिलेगा। ये जो जॉकी की है मुझे यहां पे रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सोचिए कि अगर यहां पे जो आपने सेल लिया है उसका ईएमएफ 0.01 वोल्ट हो तो आपको इस पोर्शन के भी 10 यूनिट करने पड़ेंगे, और उसमें भी अगर जैसे कि हमको यहां पे पूछा गया 1 मिली वोल्ट हो, यानी कि 0.001 वोल्ट हो। समझिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सेल 0.001 वोल्ट हो तो आप सोचिए कि नल पॉइंट ए के कितने क्लोज आएगा। अगर वो ए के इतने क्लोज आता है तो एक तो ये कि आप उसको स्टेबली मेजर नहीं कर पाओगे, और दूसरा कि उसकी लेंथ आप मेजर करोगे कैसे? ये ए और जो नल पॉइंट आ रहा है वो इतने क्लोज होंगे कि उसके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड ही नहीं कर सकते। अरे ये बात पूरी समझ में? तो ऐसे में हम बहुत ही कम ईएमएफ जो कि 1 मिलीवोल्ट के आसपास हो ऐसा ईएमएफ इसमें फाइंड नहीं कर सकते हैं। देखिए यही बात लिखी है यहाँ पे, नो, because in order to obtain balancing point on the potentiometer wire, EMF of driver cell connected in the primary circuit must be greater than the EMF of the unknown cell connected in the secondary circuit. Must be slightly greater than, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा must be slightly greater than, यानी कि यहां पे जो ईएमएफ है वो इस ईएमएफ से स्लाइटली ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो नहीं रहा क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा ईएमएफ, ये अगर आप यहां पे लेते हो तो उसके कंपैरिजन में ये 2 वोल्ट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा ईएमएफ हो गया, तो ये नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, मैं ये मॉडिफिकेशन आपको यहां पे समझाता हूं। मॉडिफिकेशन इस तरह से करेंगे। देखिए पहला तो मैं वो सर्किट यहां पे आपको वापस दिखा देता हूं। ये मैंने उसी सर्किट की डुप्लीकेट ले ली। अब समझिए यहां पे इस प्राइमरी सर्किट में
मैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर दूंगा, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आप कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस ले सकते हो। और इसका रेजिस्टेंस सपोज कि अभी है कैपिटल आर, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। देखिए ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाली जो बात है वो आपके प्रैक्टिकल में आती है, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये। अच्छा, अब इस हाल में इस प्राइमरी सर्किट में जो करंट पास होता है जिसको हम आई कहते हैं, जो कि इस रजिस्ट्री वायर में से भी पास होगा, राइट, उस आई का जो इक्वेशन है वो इस तरह से हो जाएगा, आई इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन कैपिटल आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर। देखिए इस सर्किट में टोटल 3 रेजिस्टेंस है, एक तो ये है कैपिटल आर, वो आ गया, फिर ये जो लेंथ है ये अगर कैपिटल एल है, ये जो रेजिस्टिव वायर है इसकी लेंथ कैपिटल एल है, और इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर रो है, तो समझिए कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा एल रो। मैं यहां पे लिख देता हूं कि आर ए बी, यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है एल रो। भूलिएगा मत, यहां पे रो रजिस्टिविटी नहीं है, आई रिपीट, रो रजिस्टिविटी नहीं है, रो है यहां पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसका मतलब कि अगर इस वायर की लेंथ कैपिटल एल है और इसमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अगर रो जितना है, तो एल रो जितना टोटल रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया एल रो, जो कि ए और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस है। और आखिर में रहता है तीसरा रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको हम अभी स्मॉल आर कह रहे हैं। मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो ये ऐड हो गया यहाँ पे स्मॉल आर। ये करंट का इक्वेशन क्लियर हो गया। करंट आई इजकल टू एप्सिलॉन अपॉन 3 रजिस्टर आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर। आप समझिए ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है के, इसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां पे ऊपर इसका इक्वेशन ले लेता हूं। देखिए के यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल के, और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए आप, वी ए बी अपॉन एल। समझिए यहां पे इस सर्किट में आइए, ये जो ए और बी पॉइंट है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है वी ए बी, और इसकी जो लेंथ है वो है एल। मैं यहां पे दिखा देता हूं कि ये जो रजिस्टिव वायर है इसकी लेंथ है कैपिटल एल, ठीक है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी ए बी और इसकी लेंथ है एल। तो इसका मतलब वी ए बी अपॉन एल यानी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अब इस वी ए बी के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से जो करंट पास हो रहा है इस रजिस्टिव वायर में से वो है आई करंट, और इसका रेजिस्टेंस जो है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, उसको मैं नाम दे देता हूं लेट अस से आर ए बी। तो ओम्स लॉ के मुताबिक हो जाएगा V इजकल टू आई आर, यानी कि ये आई आर ए बी हो जाएगा डिवाइड बाय एल, ठीक है। अब समझिए, देखिए ये क्या है, आर ए बी अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। और हमने आगे ही बात कर ली कि ये जो रो है वो रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। तो ये जो आर ए बी अपॉन एल है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ही हो गया ना। तो ये हो जाता है आई इंटू रो। तो ये के यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका इक्वेशन आपको मिल गया इस तरह से, आई इंटू रो। अब ये जो आई है ना, इस आई का इक्वेशन हमने ऑलरेडी यहां पे ले लिया है। तो ये के का इक्वेशन अब देखिए, ये आई का इक्वेशन है एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एल रो प्लस आर। तो ये एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एल रो प्लस आर, और साथ में मल्टीप्लाई करना है रो, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया रो, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई रो, वैसे इन लोगों ने ये उल्टा लिखा है, हमने के इजकल टू आई रो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो दरअसल आई रो पे से ये इक्वेशन आता है। एनीवेज, अब ये जो के का इक्वेशन है उससे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं ये जो ए पॉइंट और ये जो नल पॉइंट या फिर बैलेंस पॉइंट जो है सी, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूं, लेट अस से VAC। तो VAC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू एल।
जहां पे एल क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एल दरअसल ए सी लेंथ है, ए से लेके सी तक की लेंथ है। देखिए इस इक्वेशन को समझिए, इसमें के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो के एल क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी, समझ रहे हो, ये है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ और ये है लेंथ ए सी। इसका मतलब ये के एल हो गया पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन ए एंड सी, यानी कि वी ए सी, ठीक है। अब मैं इसमें ये जो के है इसका इक्वेशन डाल देता हूं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन रो और ये एल तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, ये कैपिटल आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर, ये हो गया वी ए सी। अब यहां से आपको एक जरूरी बात समझ में आएगी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा। ये जो वी ए सी आपको मिल रहा है वो ए और सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है। अब अगर यहां पे आप जो सेल लेते हो, इस सेल का ईएमएफ बहुत ही कम है, जैसे कि यहां पे कहा है कि भाई मिली वोल्ट है, तो ये सेल का ईएमएफ अगर बहुत ही कम है तो आपको ए और सी के बीच में भी जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो बहुत ही कम लेना पड़ेगा, बहुत ही कम आना चाहिए। अगर ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बहुत ही कम आएगा, जो कि मिली वोल्ट के ऑर्डर का होगा, तभी जाके आपको यहां पे नल पॉइंट मिलेगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? देखिए पहले सिचुएशन क्या थी कि अगर मैं यहां पे बहुत ही छोटा ईएमएफ लेता हूं तो ये जो सी पॉइंट है ना ए के बिल्कुल क्लोज आ जा रहा था, तो फिर मैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर सकता। अब मैं क्या चाहता हूं कि सी पॉइंट थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है, सपोज कि यहां तक रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और सी पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिले वी ए सी, वो इसके ईएमएफ जितना होगा तो ही तो ये नल पॉइंट कहलाएगा, तभी तो गैलोमीटर में से करंट पास नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको कि अब ये वीएसी बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपने जो ईएमएफ लिया है वो मिली वोल्ट का है, तो वीएसी भी मिली वोल्ट का होना चाहिए। अब इस बात को याद रख के इस इक्वेशन पे फोकस कीजिए। ये वीएसी आपको मिली वोल्ट के ऑर्डर का चाहिए। मैं यहां पे जरा लिख देता हूं कि ये आपको चाहिए नियरली इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, ठीक है। ये आपको मिली वोल्ट के ऑर्डर का चाहिए। तो इसके लिए आप समझिए इसमें से आप क्या बदल सकते हो। या तो आप न्यूमरेटर कम करो, अब न्यूमरेटर में एक है एप्सिलॉन, जो कि यहां पे जो सेल लिया है उसका ईएमएफ वो बदलेगा नहीं। फिर है रो यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये नहीं बदल सकता। फिर स्मॉल एल यानी कि ये जो लेंथ है ए और सी के बीच में वो हम कम कर सकते हैं। भाई वो तो कम करनी ही नहीं, वो ज्यादा करने के लिए तो सारी झंझट है अभी, है ना। तो मैं एल तो कम करना ही नहीं चाहता, ये एल तो मैं कम नहीं करूंगा। चलिए अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप ये डिनोमीटर को बड़ा कर दीजिए। अब डिनोमीटर में एक है कैपिटल आर, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ना उसका रेजिस्टेंस, उसको आप बड़ा कर सकते हो। अच्छा एल रो आप बड़ा कर सकते हो, एल रो नहीं, ना तो मैं एल बदल सकता हूं ना तो रो। फिर स्मॉल आर बड़ा कर सकते हो, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं भाई, वो तो हम बड़ा करना चाहेंगे भी नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप कैपिटल आर को बड़ा कर दीजिए। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कि इफ कैपिटल आर इज इंक्रीज्ड देन VAC will be of the order of 10⁻³ वोल्ट, राइट। तो मुझे कैपिटल आर यहां पे बड़ा लेना चाहिए। तो हमारी बात चल रही थी कि मॉडिफिकेशन क्या करना चाहिए। मॉडिफिकेशन ये करना चाहिए कि यहां पे इस सर्किट में आपको एक रेजिस्टेंस बॉक्स लेना चाहिए और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आपको हाई रखना चाहिए, ताकि आपको ए से लेके सी पॉइंट के बीच में बहुत ही कम पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि 10⁻³ वोल्ट के आसपास का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो आपको यहां से लेके यहां तक में नल पॉइंट मिलेगा, तो वो लेंथ आप आराम से मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो इतना मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। मैं आपको कहूंगा कि ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है उसको आप इग्नोर कीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं।
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही काफ़ी है। मैं इसको आपको दूसरे ढंग से भी समझा सकता हूँ। देखिए, बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो इस बात को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दरअसल आमतौर पे जब आप ये प्रैक्टिकल करते हो तब ये समझ में आता है। मैं आपको यहाँ पे इस फिगर से ही पूरी बात को समझा दे रहा हूँ। तो आप समझिए वापस एक बार कि अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं रखा है, सपोज कि आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं रखा है और यहाँ पे 2 वोल्ट का ये ईएमएफ है, तो आपको ए और बी पॉइंट के बीच में ऑलमोस्ट 2 वोल्ट के आसपास पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। तो ऐसे में 0.001 वोल्ट का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो यहां से लेके यहां तक इतने छोटे से पोर्शन में मिलेगा। यानी कि ए पॉइंट यहां पे हो गया और आपका ये जो जॉकी की है बिल्कुल यहां पे पास में आ जाएगा, नल पॉइंट यहां पे बिल्कुल पास में आ जाएगा, जो कि आप मेजर नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स डाल देता हूं, यानी कि एक रेजिस्टेंस ऐड कर देता हूं इन शॉर्ट, तो क्या होगा समझिए। अब ये जो 2 वोल्ट है ना, इस 2 वोल्ट में से थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। थोड़ा सा नहीं, वैसे ज्यादातर पोटेंशियल ड्रॉप सपोज कि यहां पे आ जाता है। सपोज कि इन दोनों के बीच में, इस रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच में 1.99 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है। कितना बोल रहा हूं मैं? 1.99। और जो बाकी बचेगा 0.01 वोल्ट, वो आपको यहां से ए से लेके बी पॉइंट के बीच में मिल जाएगा। यहां पे आपने 2 वोल्ट अप्लाई किए हैं और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया 1.99, तो बाकी जो बचेगा 0.01 वो आपको ए और बी पॉइंट के बीच में मिल जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जो 0.001 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको शायद यहां पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मिलेगा। यहां पे इसमें भी अगर आप रेजिस्टेंस और भी बढ़ा देते हो, ठीक है, अगर और भी बढ़ा देते हो तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो मिल जाएगा, लेट अस से कि भाई 1.999। तो जो बाकी बचेगा 0.001 वो यहां पे ए और बी पॉइंट के बीच में आ जाएगा। यानी कि ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ 1 मिलीवोल्ट का होगा। अब आप यहां पे 1 मिलीवोल्ट से भी कम ईएमएफ यहां पे डाल दो तो उसका मेजरमेंट आप आराम से कर पाओगे। तो इस तरह से अगर हम ये रेजिस्टेंस बॉक्स डाल देते हैं, या फिर ऐसे कहूं कि यहां पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो इवन मिलीवोल्ट का ईएमएफ भी हम मेजर कर सकते हैं। आपने देखा कि इस दौरान इस स्मॉल आर को मैंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स कैपिटल आर लेते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई होता है, 100 ओम, 200 ओम या ऐसा कुछ, और ये जो है ये तो बेचारा 0.4 ओम है। तो इसको आप कंसीडर ना करें, इग्नोर कर दें तो चल सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी कोई बात नहीं की। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, दरअसल ये क्वेश्चन आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दरअसल वही आ रहा है। देखिए यहाँ पे वही कहा है, कैन वी यूज द अबव सर्किट टू मेजर वेरी स्मॉल ईएमएफ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीवोल्ट, इफ नॉट देन व्हाट चेंज वुड यू मेक। यानी कि ये वही क्वेश्चन है दरअसल, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन 41, फिगर शोज 2.0 वोल्ट पोटेंशियोमीटर used for the determination of internal resistance of 1.5 volt cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 centimeter length of the potentiometer wire. Determine the internal resistance. यानी कि आपको यहां पे जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए, जो प्राइमरी सर्किट है उसमें जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट का है, फिर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है वो 1.5 वोल्ट है, ठीक है। अब जब ओपन सर्किट होती है, आपको याद होना चाहिए कि इसमें एक बार हम ओपन सर्किट रखते हैं, यानी कि जो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तब 76.3 सेंटीमीटर पे आपको नल पॉइंट मिल जाता है, यानी कि बैलेंस पॉइंट मिल जाता है। फिर जब हम 9.5 ओम का एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट में ऐड करते हैं, यानी कि हम क्लोज सर्किट बनाते हैं,
तब जो बैलेंस पॉइंट मिलता है ये 64.8 सेंटीमीटर पे मिलता है। ठीक है, तो आपको जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड करना है। देखिए, पहले आपको पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये थियरी टेक्स्ट बुक में से बिल्कुल अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी ये बात दिमाग में जाएगी, वरना इसमें और कुछ नहीं, सिंपल एक इक्वेशन ही है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे फिगर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैं वापस आपको समझा देता हूँ। ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये है प्राइमरी सर्किट का जो EMF 2 वोल्ट, ये है रेजिस्टिव वायर, और आपने पहले यहाँ पे नल पॉइंट लिया, पहले यानी कि इस देखिए इस सेल के साथ आपने कुछ भी जोड़ा नहीं अभी। ठीक है, इस सेल के साथ आपने एक्सटर्नली कोई भी रेजिस्टेंस जोड़ा नहीं है, तो तब आपको नल पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि 76.3 सेंटीमीटर पे। फिर आपने एक्सटर्नली ये एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया इस तरह से, तब जाके आपको नल पॉइंट यहाँ पे क्लोज मिल रहा है, यानी कि ये 64.8 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है, और तब आपने ये जो रेजिस्टेंस जोड़ा है वो कितना है, 9.5 ओम। ठीक है, तो इसका एक रेडी इक्वेशन ही है, आपको पता है। पहले मैं लिख लेता हूं कि L1 76.3, L2 64.8 और कैपिटल R जो है वो है 9.5 ओम। तो इस वैल्यूज पे से आप इंटरनल रेजिस्टेंस इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है ऑलरेडी कि भाई स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से। देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। मैंने सिर्फ इसमें एलसीएम लिया है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। कैपिटल R क्या है 9.5, L1 76.3, L2 64.8, यहाँ भी L2 64.8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको 1.68 ओम के आसपास मिल जाएगा, यानी कि फाइनली ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.7 ओम के आसपास होगा। यानी कि आपने ये जो 1.5 वोल्ट का जो EMF जोड़ा है, सेल जो जोड़ा है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1.7 ओम। तो यहां मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। इसके साथ हमारे चैप्टर 3 के मेन एक्सरसाइज के और एडिशनल एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज के सभी न्यूमेरिकल्स की PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन साथ ही मैं चाहूँगा कि मैंने जो सारे न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, उन एक्सप्लेनेशंस को आप अच्छे से समझिए और उसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए।